हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लेके आए। इनमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि भारतीय इतिहास से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें से जो हमारे क्वेश्चन हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइएगा। तो जैसे कि ये हमारा पहला यानी कि स्टार्ट होता है, अगर यहाँ से देखें तो ये हमारा दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ते हैं और क्या क्या पूछा जाता, तो आपको पढ़ने से, रिविजन करने से, पीवाईक्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस भी होगा। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न आता है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, तो जो प्रश्न दिया गया है, तो इसमें से अंजीरा से, दम यानी दम्ब सादात से, किली गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो मेहरगढ़ सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? इसका मेहरगढ़ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमारा राइट मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वजह से इनके आंसर भी देखते जाइए, क्योंकि आंसर अगर ऐसे पढ़ के बताया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा। अगर आंसर आयोग द्वारा दिए गए आंसरों के माध्यम से चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन होने की, यानी कि आयोग क्या क्वेश्चन को आंसर मानता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से फिर हमारा प्रश्न आता है दूसरे नंबर, निम्नलिखित में से किसको यानी कैथोलिक युग कहा जाता है? तो पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम पाषाण युग या लौह युग? इसका जो राइट आंसर होगा वो ताम पाषाण युग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है, और तीसरा नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसमें से दोस्तों आपके सामने यानी गंगा नदी, यमुना नदी, या आपको इसमें से नेक्स्ट साइड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। तो दोस्तों जो मानव के पहले जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, चौथा नंबर प्रश्न आता है, और चौथा नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, पांचवा नंबर प्रश्न आता है। थोड़ा क्वेश्चन को और शॉर्ट आउट करें। इसमें से यहाँ से हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से स्थल दिया है, ठीक है, नवपाषाण काल स्थल, और इसमें से यहाँ पर नवपाषाण कालीन स्थल और स्थलों के नाम दिया गया है। तो इसमें से दोस्तों जो स्थलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, इसमें से आपको मिलाना है, तो मिलान करना है। तो उत्तुनूर दोस्तों ये पहला है, ए है, तो उत्तुनूर कहाँ था दोस्तों? नाम से आपको पता चलता है तेलंगाना। फिर इसके बाद चिरान कहाँ से है? तो दोस्तों जो बी ऑप्शन सही होगा वो उसका चौथा बिहार। दोस्तों क्वेश्चन टफ है, इसको कोई नहीं कर सकता, लेकिन आंसर आया तो देख लीजिएगा। गुफराल कौन सा है? तो गुफराल का जो राइट आंसर होगा कश्मीर होगा। तमिलनाडु क्या होगा दोस्तों? पाइमीपल्ली। ठीक है, क्वेश्चन टफ है तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को आप बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या आता है दोस्तों? इसमें से यह है ताम्रपाषाणी युग है और उनकी नदियाँ दी गई, तो उनके प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट टाइम पे नाम क्या है, उनके किस नाम पे चेंज हुआ, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आहाड़ होगा, दोस्तों आहाड़ का बानस नदी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आता है कायथ, तो दोस्तों कायथ आ जाती है यानी काली सिंध में आ जाती है। स्वाल्दा, ठीक है, स्वाल्दा कहाँ पर पड़ता है? तो दोस्तों स्वाल्दा ये ताप्ती नदी को कहते हैं, और दोस्तों यानी कि मालवा नर्मदा नदी को, ये आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद जो स्टार्ट होता है यहाँ से सप्त सैंधो यानी संस्कृति। देखो उतने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, प्राचीन भारत से। अब सैंधो सभ्यता के विषय में देख लेते हैं, यानी कि सिंधु सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रातिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आघात। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया एग्जाम में, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, आघात ऐतिहासिक काल। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? यस, दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, या प्रथम असली मेहरबा, या पूजा स्थल, या कला और वास्तुकला? तो दोस्तों इसमें से जो सिंधु सभ्यता का जो मेन यानी कि फोकस था वो किस पे था? वो दोस्तों नगर नियोजन से। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल, देसलपुर, सोहागौर, या कोटदीजी? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो लोथल सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। इसमें से क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, या नागपट्टनम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपट्टनम। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो आप सबको पता है दोस्तों इसका लोथल राइट आंसर हो जाएगा।
फिर इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घोड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? 7वें नंबर प्रश्न आता है। 7वें नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, धौलावीरा से, बनवाली से, कालीबंगा से या लोथल से। तो दोस्तों इसका जो इसमें से किसी जगह से यानी कि हड़प्पा कालीन में यानी कि हल नहीं प्राप्त हुआ इन जगहों में से। ठीक है, इसमें जो अगर देखा जाए तो बनवाली यानी कि आता है हरियाणा में है, जो कि कालीबंगा राजस्थान सिंधु घाटी स्थल पे खोजे गए थे, जहां बनवाली और कालीबंगा से, जहां से टेराकोटा के दोस्तों प्राप्त हमें यहाँ से सामान्य मिलते हैं या हल मिलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, जो हरियाणा फतेहाबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। और 9 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन से उत्पन्न, तो दोस्तों इसमें से अगर देखें आर.डी. बनर्जी जी थे, के.एन. दीक्षित थे, एम.एस. वस्त थे, वी.ए. इस्मत दोस्तों ये नहीं थे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 10 पूछ रहा है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल का, नीला, हरा का या पांडु का या नीला का? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लाल होगा, क्योंकि मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनमें से रेड कलर का दोस्तों यानी कि कारपेट लगाते थे, यानी कलर लगाते थे। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन के दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? यानी कि कितने वर्षों तक दोस्तों यहाँ बारिश नहीं हुई, जिस वजह से यहाँ पर यानी कि सभ्यता का पतन होने का मेन रीजन मिलता है, तो वो 900 वर्ष है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है वैदिक काल। ठीक है, तो अब वैदिक काल के प्रश्न देख लेते हैं, जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछ रहा है और कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आई होप कि दोस्तों इससे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, और लगातार अगर आप वीडियो में बने रहे और आपने कुछ कमेंट किया, कमेंट करने का मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कंटिन्यू वीडियो बनाने के लिए, तो इसमें से हम आपको टॉपिक वाइज बनाते रहेंगे। और बहुत जल्दी ये दोस्तों टॉपिक खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि छोटा है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन वही है जो दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो वैदिक काल के विषय में पढ़ते हैं क्या है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो कौन सा था दोस्तों? वो राजगृह था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे सामने, ऋग्वेद का नाम कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों वो 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, इसमें से 114 सूक्त मिल जाते हैं आपको जो सोम को समर्पित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये दोस्तों समर्पित है सोम और इसे पे नामकृत देवता को समर्पित है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 4th नंबर, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, यानी 5 नंबर प्रश्न आता है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत थी? तो किस काल में दोस्तों? धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, यानी कि किसके रूप में थे? अछूत के रूप में थे, तो धर्मशास्त्र। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है हमारे सामने? ये पूछ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का प्रयोग दोस्तों इसमें से कोई समय दिया नहीं गया है। अगर देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में, तो ये लगभग दोस्तों जो इसकी तिथि है आती है, याद आती है, तो 1600 से 1200 ईसा पूर्व लगभग निर्धारित की गई है। ठीक है, इसमें से तभी शायद लोहा का यहाँ प्राप्ति हुई थी या मिली थी, तो 1600 लगभग 1200 के ठीक है बीच में। फिर इसके बाद में यहाँ अगर सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ग्रंथों में हमें इस धातु की स्पष्ट प्रमाण है। सॉरी दोस्तों, वो 1600-1400 नहीं, 1000 से 600 ईसा पूर्व में स्पष्ट हमें प्रमाण मिलता है। ठीक यहाँ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 7th नंबर प्रश्न आता है, बोग जोइक महत्व किसके लिए है? इसलिए है किस, ठीक है, बोग जोई का महत्व इसलिए है, तो वो दोस्तों वहाँ जहाँ अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से आप क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, आयोग क्वेश्चन के आंसर कैसे दे रहा है। इसमें से जो 5 विकल्प दे देता है, ये आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दोस्तों पारुष्णी नदी के दोस्तों किनारे लड़ा गया था, जिसमें से 10 राजा या 10 राज यानी राग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और रावी नदी, अगर आधुनिक नाम पूछा तो रावी नदी आपको बताना है।
बौद्ध धर्म से प्रश्न आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता है दोस्तों, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और थोड़ा इस जगह ध्यान दीजिए, 563 जो डेट है ये उसमें से दोस्तों एनसीईआरटी ने कुछ नया करेक्शन किया है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आता है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें से, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें से उनके 4 उल्लेखित स्थानों को मिलान करना है। ठीक है, तो आपको जन्म इसमें से अगर देखा जाए तो जन्म दोस्तों कहाँ है, यानी कि लुम्बिनी, सॉरी दोस्तों लुम्बिनी में। ठीक है, प्रथम वचन की बात की जाए तो सारनाथ में है, ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में है, निधन दोस्तों कुशीनगर में आता है। ठीक है, देखते हैं सही मैच हुआ है कि नहीं। जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम वचन सही नहीं दोस्तों, सारे मैच हुए। निधन कुशीनगर, प्रथम वचन सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, जन्म लुम्बिनी में, ये हमारा राइट आंसर होगा। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों सारनाथ में पहला ही उपदेश और पहला ही धर्मचक्र परिवर्तन। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ अभी बताया गया है आपको। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यहाँ पे क्या है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो वो दोस्तों राजगृह में किया गया था, प्रथम। ठीक है, प्रथम, अजातशत्रु उस समय राजा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7वां नंबर प्रश्न आता है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षक या पार्श्वर्क? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाकश्यप हो जाएगा। फिर इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न आता है, 8वां नंबर क्या है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, पाटलिपुत्र, राजगृह, अमरावती या दोस्तों कनगहनल्ली इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। प्रथम बौद्ध महासभा की पूछा गया तो राजगृह ही होगा, अभी बताया थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगृह में, गृह या राजगीर दोनों हो सकते हैं ऑप्शन में, तो यही सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर, और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न क्या, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न आता है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो दोस्तों वो कनिष्क में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न क्या है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों वो पाटलिपुत्र में आयोजित, जो अशोक के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, और ये दोस्तों तीसरे नंबर की थी। फिर इसके बाद 14 नंबर प्रश्न आता है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो दोस्तों वो पाटलिपुत्र पर बुलाई गई थी। तो इससे रिलेटेड मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए हैं आपको, इससे आप तो कहीं से कन्फ्यूज करके पूछेगा नहीं। फिर आगे क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वो दोस्तों कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये डिटेल है, अगर डिटेल की स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो वीडियो रोक के ले सकते हैं, बाकी आप अगर पढ़ रहे होंगे तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा आसानी से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये दोस्तों बौद्धों की पुस्तक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना है, यही दोस्तों प्रतिनिधित्व करता है इन सब चीज़ों की। 18 नंबर प्रश्न आता है, 18 नंबर प्रश्न क्या है, बोध गया में बोधिक वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो किस पीढ़ी का है दोस्तों, इसमें बड़ा विवाद है। ठीक है, आयोग इसका क्या आंसर मानता है, अगर इसमें देखा जाए तो इसको बाहर कर दिया था आयोग ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को, तो इसको आप थोड़ा आंसर कीजिएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें से। तो ये है, ये दोबारा इसको रोपित किया गया था, बनाया गया था, तो ये यहाँ पर इसको आप बाद में देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगर इसको देखेंगे, अगर आप पर्यटन, बिहार सरकार पर्यटन विभाग की वेबसाइट में से चेक करेंगे तो ये 5वीं पीढ़ी का बताया गया है, तो दोस्तों इसको आप देख लीजिएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद आता है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों ये 515 से 520 के बीच में यात्रा की थी। फिर इसके 20 नंबर प्रश्न आता है, बोध गया में महाबोधिक मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है, 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो वो कनिष्क के युग में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर क्या है? वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था, तो वो दोस्तों अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है और क्या है? भारतीय कला में स्फूर्त, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी? वो आत्मदहन की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। ये बौद्ध धर्म का, ठीक है, और किसी का नहीं। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें से क्या है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो अगर बुद्ध की प्राचीनतम शैली दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें से थोड़ा यानी कि यहाँ पर ई ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व बहुसंख्यक मूर्तियाँ यानी बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ था। अगर वी.एस. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा शैली में आता है। ठीक है। तो ये मथुरा शैली में आता है, ऑप्शन में मथुरा दिया गया, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वो आता है, यानी अगर इसमें से देखा जाए तो अगर बुद्ध की मूर्ति निर्माण किया गया जहाँ इनके पर्याप्त आधार था। हेन सांग विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा निर्माण का श्रेय गांधार कला देता है। एक मथुरा कला, एक गांधार कला। इस वजह से ऑप्शन को में आपको 1 से 2 लगाना है। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न आता है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो दोस्तों ये राजगीर में है। 400 मीटर इसकी हाइट है। 28 नंबर प्रश्न आता है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्न आता है। क्या आता है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों कुंडल ग्राम में। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर क्या आता है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो दोस्तों जामली था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वो पावपुरी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 4th नंबर प्रश्न आता है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो वो दोस्तों पावपुरी में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किसने? यानी अजीवकों ने या दोस्तों इसमें थारुओं ने। इसका 2 यानी कि 2 से या 3 ऑप्शन इधर दिए हैं साइड में, तो इधर देख लेते हैं कौन सा है। या जैनों ने या तांत्रिकाओं ने। तो इसका जो राइट आंसर अगर देखा तो ऑप्शन ए है, अजीवकों ने दोस्तों। यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? वो अजीवकों ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या है? 6 नंबर प्रश्न आता है। और 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों 14 पूर्व। ठीक है, ये कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 7th नंबर प्रश्न आता है, त्रिरत्न का या 3 रत्न जैसा साठ ज्ञान सच्चाई, ठीक है, सटीक ज्ञान सच्चाई आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे यानी किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों संबंधित है जैन धर्म से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के सम्मान में नहीं है? तो वो आत्मदान नहीं है, अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 9th नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? मखली गोशाल जी थे। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न आता है। और 10 नंबर प्रश्न क्या है? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो स्थूल भद्र जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 11 नंबर प्रश्न आता है, 11, निम्नलिखित में से राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दोस्तों वो खारवेलों का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 12 नंबर प्रश्न आता है। और 12 नंबर क्या है? वह स्थान जहाँ पर महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो दोस्तों यानी जराम्भिक ग्राम था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, इसमें से शैव तथा भागवत धर्म, इससे रिलेटेड हमारे अगर प्रश्न बन सकते हैं हिस्ट्री में। भागवत संप्रदाय किस विकास की यानी किसकी देन अत्यधिक थी? तो अगर देखा जाए इसमें से गुप्तों की सबसे ज़्यादा अत्यधिक देन भागवत में आता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आता है, नाथ पंथियों और सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, खत्म हो गया यानी भागवत धर्म से उतना ही की, यानी कि छठी सती का राजनीतिक दशा क्या था। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक दोस्तों के पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। यहाँ पर अजातशत्रु नहीं है, ठीक है। अजातशत्रु ने गंगा नदी या सोन नदी के संगम पाटलिपुत्र में एक किला बनाकर की थी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसको राजधानी उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी इसको। और लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो माना है वो ए ऑप्शन माना, यही बहुत इंपॉर्टेंट जो कि गलत है, तो उदयन माना गया है इसमें से। फिर इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न आता है। दूसरे नंबर पर पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो आप अभी देख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों उदयन ने। ये स्थानांतरित करने के बाद तब उदयन आता है। निम्नलिखित में से कौन किस राजा से पाटलिपुत्र बसाया था। तो इसमें से अजातशत्रु इसका राइट आंसर होगा। अजातशत्रु ने दोस्तों बसाया था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो दोस्तों उदयन के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 6 नंबर, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, दक्षिण के गंगा क्षेत्र को मगध के नाम से दोस्तों जाना जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है 7वां नंबर, यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों ये यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैच कराना है आपको, ठीक है। तो इसमें से हम ऑप्शन यानी कि ऑप्शन वाइज मैच कराएंगे। तो इसको जिसमें से इसमें आपको बनाना है मल्ल दोस्तों कुशीनगर में थे, ठीक है। और अंग दोस्तों चंपा में थे। गंधार की बात की जाए तो दोस्तों ये कहाँ पर आते हैं, तक्षशिला पे आते हैं। और वत्स दोस्तों कहाँ पर थे, तो वत्स दोस्तों कौशाम्बी हो जाएगा, जो कि लास्ट ऑप्शन बचता है। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। और 9th नंबर प्रश्न क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों लिच्छवी के द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के द्वारा बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर क्या है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी दोस्तों। तो वो वैशाली में थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पड़ता है 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों राजगृह या गिरिवृष थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो इसमें से आपने देख चुका है प्राचीन वाली मगध की राजधानी, ठीक है, जो कि इसमें से ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो वो राजगृह था। अभी आपको इसमें से आया था ऊपर क्वेश्चन, और राजगृह आपके ऑप्शन में नहीं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 14 नंबर प्रश्न आता है। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, जब तक दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन रहते हैं बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों के लिए, ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो दोस्तों 15 वर्ष। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों। तो ये हर्यक वंश था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है, अजातशत्रु के वंश यानी डायनेस्टी का नाम क्या था दोस्तों। तो वो था हर्यक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 क्या है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों अगंतर निकाय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर, प्रगोत कहाँ का राजा था। तो दोस्तों अवंती का राजा था। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी क्या आता है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। वो दोस्तों जीवक था। फिर इसके बाद दोस्तों 20 नंबर प्रश्न आता है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। दोस्तों वो जीवक था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। वो मौर्य वंश ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर क्या है, कलिंग नरेश खौरवेल का संबंध था दोस्तों। तो किससे था। तो अगर कलिंग नरेश अगर तो दोस्तों चेदिक राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है, जो महेग वामन नामक व्यक्ति के द्वारा इस वंश को दोस्तों यानी कि महेग वामन नामक वंश पड़ा था। इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन ई होगा। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, ठीक है, किससे जुड़ा है। तो दोस्तों हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आता है, अंग जनपद की राजधानी थी तो कौन सी दोस्तों, चंपा थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर, बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित यानी गोरथगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी। तो वो दोस्तों खारवेल।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आक्रमण क्या होगा? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो दोस्तों घनानंद था। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर प्रश्न आता है, क्या है वह स्रोत जिसमें से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वो है दोस्तों इंडिका आती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा यहाँ से 3 नंबर प्रश्न आता है, हूण राजा तोरमण किस अलौकिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो ये दोस्तों आता है प्रकाश वर्मन द्वारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। क्या है मौर्य साम्राज्य से? सैंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो दोस्तों विलियम जोन्स ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 4th नंबर, जिसके ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह क्या था? दोस्तों विशाखदत्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की दोस्तों जो पुस्तक है वो किस पर? आर्थिक से, शासन के सिद्धांत और अभ्यास से, विदेशी नीति से। तो देखा जाए इन सभी चीज़ों से दोस्तों ये रिलेटेड थी, इनसे कई रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आता है, क्या है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो दोस्तों राजनीतिक नीतियों में। फिर इसके बाद 7 नंबर प्रश्न आता है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 8 नंबर प्रश्न आता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? वो दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर प्रश्न आता है, क्या है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो किस अभिलेख में दोस्तों कलिंग विजय का उल्लेख है? दोस्तों 13वें शिलालेख में आता है, जिसे हम दोस्तों वृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। 11 नंबर प्रश्न आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो दोस्तों श्रीलंका था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट क्या आता है आपके सामने है 12th नंबर प्रश्न आता है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? दोस्तों लकड़ी का बना था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न आता है, केवल वह स्तंभ जिसमें से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो वो दोस्तों भाब्रू स्तंभ में था, बाकी और कहीं ये दोस्तों अपने आप को सम्राट नहीं बताता। 14 नंबर प्रश्न आता है, अशोक के धम्म का मूलतः संदेश क्या था? तो अशोक के इसमें से जो ऑप्शन दिए गए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, इनसे रिलेटेड हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, अपना शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो प्रियदर्शिका के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आता है 16 नंबर प्रश्न आता है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो वो दोस्तों प्राकृतिक भाषा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 17 नंबर प्रश्न आता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। 18 नंबर प्रश्न है, क्या है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो कौन थी? ब्राह्मी, नंद, नागरी, या फिर इसके बाद और ऑप्शन आते हैं यानी कि शारदा या खरोष्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो खरोष्टी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो दोस्तों खरोष्टी थी, अभी हुआ। फिर इसमें से आता है नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था? तो दोस्तों ये जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर क्या है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है, और 22 नंबर क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, और 23 नंबर प्रश्न क्या है, अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 24 नंबर प्रश्न आता है,
अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो वो दोस्तों रोमिला थापरची थी। नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न आता है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वो दोस्तों अजीवकों ने किया था। नेक्स्ट आता है 26 नंबर प्रश्न आता है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो वो तक्षशिला है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, यानी मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें से है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो दोस्तों जावा और सुमात्रा से था। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरा नंबर क्या है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने की प्रार्थना की थी? तो दोस्तों यानी कि बालपुत्र देवजी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा क्या है, किस अभिलेख में रुद्रामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो जूनागढ़ होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये प्रश्न आएगा चौथा नंबर प्रश्न आएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, चौथा नंबर है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो वो रुद्रदामन ने की थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से 5 नंबर प्रश्न है और 5 नंबर प्रश्न हमारे सामने, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण? तो दोस्तों विम कडफिसेस था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर क्या है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो वो था हमारा यानी कण्वा या कण्व बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा है, 1 नंबर यानी गुप्तोत्तर एवं गुप्तोत्तर युग। ठीक है, तो किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट आते हैं अपने प्रश्न पर। नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है और दूसरा नंबर हमारे सामने प्रश्न है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किए थे वे कौन थे? दोस्तों स्कंदगुप्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्तों यानी कि अगर स्थापना कौन था, या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों कुमारगुप्त इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर प्रश्न आता है और 5 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की यानी कि स्थापना का युग है? तो वो दोस्तों गुप्त युग है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 नंबर प्रश्न आता है, नालंदा विश्वविद्यालय यानी किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर प्रश्न में आते हैं कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो दोस्तों पाली अनुसंधान संस्था के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या आता है इसमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो दोस्तों मुसलमान था। आपको पता है दोस्तों खिलजी थे, बख्तियार खिलजी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें से आपसे पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर तो इसमें से आपको कूट का क्वेश्चन है, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर ऐसे ये क्या है, क्वेश्चन दिया गया है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। सही है, क्योंकि महाविहार को राजकीय पराश्रय मिलना बंद हो गया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, गलत है, यानी कि इसका सही दोनों है, तो दोनों यानी कि बी ऑप्शन सही है, ये सही है, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता, यही हमारा सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 10 नंबर क्या है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान के भारत आया था। हेनसॉन एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तीन में से आपको बता देना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर इसके अनुसार हम देखें तो उपयुक्त में से कोई इसमें से नहीं आता है, ठीक है, गलत दिया है। फिर इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आता है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी तो कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 518 से 521 के बीच भारत की यात्रा की थी। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है, चीनी यात्री इत्सियांग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग दोस्तों, इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, डैश करके दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसमें से अगर लगभग की बात की जाए यहाँ पर तो लगभग यानी कि 671 से 695 वर्षों तक किया था, ठीक है, 671 से 695 तक।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ता है 14 नंबर प्रश्न आता है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की विशेषता थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 15 नंबर प्रश्न आता है, 15 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वो था दोस्तों उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से दोस्तों अगर बंदरगाह की बात की जाए तो गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बहुत प्रमुख बंदरगाह था, जिसका क्या नाम था दोस्तों? ताम्रलिप्त था। ठीक है, यही दोस्तों यूज़ किया जाता था और भड़ोच भी था। 17 नंबर प्रश्न आता है, 17 नंबर प्रश्न क्या है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो वो दोस्तों गुप्त वंश ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 18 नंबर प्रश्न आता है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी दोस्तों? तो वो उपज का छठा भाग था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 19 नंबर प्रश्न आता है, किस प्रकार की भूमि को यानी अपरहत कहा जाता था? तो किससे दोस्तों? बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था, यानी अपरहत बोलते थे इसको। फिर इसके बाद 20 नंबर प्रश्न आता है, गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, सातवाहनों में या शकों में, या फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कौन सा? कुषाणों द्वारा या मौर्यों द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कौन सा ही हो जाएगा? सातवाहनों द्वारा दोस्तों जारी किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो दोस्तों विम कॉडफिशस ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आता है, 22 नंबर प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन था? तो दोस्तों वो हरिशेन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है, 23 नंबर प्रश्न क्या है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो वो कौन था दोस्तों? कुषाणों के समय में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में यानी श्री पर्वती कहा गया है? तो दोस्तों इक्ष्वाकु वंश में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 25 नंबर प्रश्न आता है, क्या है, इसमें से वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वो दोस्तों पुष्यभूति ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 26 नंबर आता है, क्या आता है, कवि बाण निवासी था? तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बाणभट्ट दोस्तों बिहार का निवासी था, जो सोन नदी किनारे अवस्थित यानी प्रतिकूटिक नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। पिता का नाम दोस्तों चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 27 नंबर, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो दोस्तों हेनसोंग था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, यहीं से हमारा टाइम क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है, हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वो दोस्तों मथुरा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है, चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों अध्ययन किया था। फिर इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से हमारा प्रश्न खत्म होता है। यहाँ से प्राचीन भारत की स्थापत्य और कला है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।